पेप्सी का बचा कुचा सब कुछ खरीद लेने के बाद नए ओनर्स 8 साल तक कोशिश करते रहे कि पेप्सी के बिजनेस के वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के चलते स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर गया। All through the summer of 1929, there had been ominous rumblings. For months, unemployment had been rising. Automobile sales and department store revenues had fallen off sharply. And still on Wall Street, the delirious optimism continued, undimmed. चैप्टर 2 द रीबर्थ ऑफ पेप्सी। पेप्सी के पास तब बस एक ही बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी एंड पेप्सी वाज फेलिंग टू मेक प्रॉफिट, जिसके कारण पेप्सी को दूसरी बार बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। लॉफ्ट कैंडी कंपनी ने 1931 में पेप्सी को एक्वायर कर लिया था। दूसरी तरफ कोको कोला वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द मार्केट एंड इस तरफ पेप्सी वाज स्ट्रगलिंग टू मेक प्रॉफिट। कोको कोला ने तब तक यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट के साथ एक वार टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जिसके अनुसार कोको कोला अपने कोक दूसरे देश को भी सेल कर पाएगी। और ये जाहिर सी बात है कि पेप्सी के न्यू ओनर्स कोको कोला को देख वो भी अपने पेप्सी पे किए इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाना चाहती थी। पेप्सी के न्यू ओनर्स ने सोचा कि इट वुड बी बेस्ट टू सेल पेप्सी टू कोको कोला। सो 1920 से 1930s तक पेप्सी ने 3 बार कोको कोला को अपने ब्रांड को बेचने की कोशिश की, बट कोको कोला रिफ्यूज्ड एवरी टाइम। पेप्सी के ऑफर को कोको कोला ने 3 बार रिजेक्ट करने के बाद पेप्सी के न्यू ओनर्स ने कोई और रास्ता निकालने के बारे में सोचा टू सेव द बिजनेस। पेप्सी ने एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डिसीजन लिया, रिसाइकल बियर बॉटल्स को यूज करने का, which helped them to save money on production cost. And as Pepsi was using recycled beer bottles, Pepsi was able to offer double the quantity at same amount of price, जिसके कारण लोग उस वक्त Pepsi को ज़्यादा प्रेफर करने लगे ओवर कोको कोला। Pepsi's next biggest decision was investment in advertisement campaigns. जैसे जैसे Pepsi की पॉपुलैरिटी गेन होती गई, कोको कोला को Pepsi से प्रॉब्लम होने लगी उनके ग्रोथ को देखकर, एंड इसी के चलते 1938 में कोको कोला फाइल्ड ए केस अगेंस्ट Pepsi। कोको कोला ने पेप्सी कोला पर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का आरोप लगाया ओवर द यूज ऑफ द वर्ड कोला। पेप्सी ने ये कहते हुए काउंटर किया कि कोको कोला इलीगल मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कोला इंडस्ट्री में, एंड एट द एंड पेप्सी कोला को अपने नाम यूज करते रहने की परमिशन मिल गई। एंड नाउ इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। America prepares. All America alters its pattern of life and work to meet the demand for protection. Industry is a double step to supply the sinews of safety. The armaments of war that an embattled world must have if democracy is to survive. इस बार पेप्सी ने अपनी गलती नहीं दोहराई। दिस टाइम पेप्सी केम अप विद अ क्लेवर प्लान टू स्टे इन द मार्केट। इस बार पेप्सी ने डिसाइड किया कि वो अपने ब्रांड के कलर चेंज करेगी टू रेड, व्हाइट एंड ब्लू टू शो देयर पेट्रियोटिज्म। पेप्सी ने और एक कैंपेन स्टार्ट किया, योर मैन एट सर्विस, बाय इंस्टॉलिंग रिकॉर्डिंग बूथ्स जहां हर सोल्जर्स अपने घर रिकॉर्डेड मैसेजेस सेंड कर पाते, दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑब्वियसली इन सभी चीजों ने पेप्सी को बहुत ज्यादा गुडविल जनरेट करने में मदद किया। एंड इन 1940 पेप्सी ने एक और डिसीजन लिया मार्केट में बने रहने के लिए। पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट्स को अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को मार्केट किया। अफ्रीकन अमेरिकन एक बहुत बड़ी मार्केट थी जो दूसरे कंपनीज इग्नोर कर रही थी। विद ऑल दिस स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, पेप्सी वाज एबल टू मेक इट थ्रू द वर्ल्ड वॉर 2। अभी तो पेप्सी की बस शुरुआत ही हो रही थी। 1950 में पेप्सी ने एल्फ्रेड स्टील को हायर किया एज द सीईओ ऑफ द कंपनी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि एल्फ्रेड पहले कोको कोला के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, एंड एल्फ्रेड वाज द मैन हु वाज बिहाइंड द सक्सेस ऑफ कोको कोला। एल्फ्रेड कंपनी में आते ही बहुत सारे चेंजेस करने लगे अपने ब्रांडिंग में। उनका मेन फोकस था टू इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स एंड बिग सेल्स प्रमोशंस। उन्होंने अपने पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स में ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस वुमन को इंट्रोड्यूस किया। स्टील ने उस समय की फेमस एक्ट्रेस जॉन क्रॉफोर्ड से डील कर ली, एंड इट रिजल्टेड इन मैसिव बूस्ट इन सेल्स। उन्होंने अपने वर्किंग कल्चर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस किया, जैसे कि एम्प्लॉयज को और भी ज्यादा ऑटोनॉमी दिया, जिसके कारण एम्प्लॉयज और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गए एंड दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज टू द कंपनी। इन सब चेंजेस के कारण पेप्सी के रेवेन्यू में भी बहुत बड़ा जंप देखा गया। जो पेप्सी 1950s में 1.6 मिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू जनरेट करती थी, वही पेप्सी सिर्फ 8 सालों में यानी कि 1958 में 11.5 मिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू जनरेट करने लगी। एल्फ्रेड स्टील को हमेशा याद किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीईओ ऑफ पेप्सी, एंड विद दिस हिज करियर एंडेड नेक्स्ट ईयर in 1959 as he died of a heart attack. एंड अभी फिर से पेप्सी को अपने लीडर की खोज करनी पड़ी। एंड अभी एक नाम सामने आता है, डॉन कैंडल, हु हैज बीन विद पेप्सी फॉर हिज एंटायर करियर। डॉन कैंडल कंपनी के सीईओ बने, एंड उनका पहला डिसीजन ये था कि पेप्सी को सोवियत यूनियन में लाया जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा मार्केट था पेप्सी के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोको कोला कोल्ड वॉर के चलते अब तक सोवियत यूनियन में एंटर नहीं कर पा रही थी। उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी नेम्ड एज हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमिटी, जो ये एंश्योर करता था कि यूएस के बिजनेस के साथ सोवियत यूनियन का कोई लेना देना न हो।
एंड 1959 ये सब कुछ बदल जाता है जब यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर अमेरिकन कल्चर को सोवियत यूनियन में लाना चाहते थे ताकि वो उन्हें दिखा पाए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने का क्या फायदा होता है। उसी के साथ पेप्सी के न्यू सीईओ डॉन कैंडल को ये लगा कि ये पेप्सी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है सोवियत यूनियन में एंटर करने का, एंड ही वाज राइट। Pepsi managed to crack a deal with Soviet Union and Pepsi became the first American brand जो सोवियत यूनियन में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने जा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी, यूएसएसआर करेंसी रूबल वर इलीगल टू एक्सचेंज इन इंटरनेशनल मार्केट्स। दैट मींस रूबल बस यूएसएसआर के अंदर ही काम आ सकता है एंड उसके बाहर इट हैज नो वैल्यू एट ऑल। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम पेप्सी ने यूज किया बार्टर सिस्टम। नाउ फॉर इयर्स पेप्सी एक्सेप्टेड स्टोलेंशिया वोडका एज पेमेंट एंड उसी के साथ पेप्सी को अमेरिका में स्टोलेंशिया वोडका को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिल गया एंड पेप्सी अपने प्रॉफिट उन वोडका को बेचकर बना लेती थी। लेकिन 1979 में पेप्सी वाज टायर्ड ऑफ सेलिंग दोस वोडका। पेप्सी को यूएसएसआर से ऐसा कुछ चाहिए था इन रिटर्न जो क्विकली बेचकर उन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट कर पाए। एंड इन 1989 सोवियत यूनियन ने पेप्सी को पेमेंट की बाय प्रोवाइडिंग डीकमीशन्ड वॉरशिप्स। तो आइडिया ये था कि पेप्सी अपने पैसे वॉरशिप्स को स्क्रैप्स में बेचकर अपने पैसों को इजीली निकाल सकता था। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये मेंशन कर रहे थे कि टेक्निकली पेप्सी बिकेम द 6th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड बिफोर दे सोल्ड द शिप्स टू स्क्रैप मेटल्स। लेकिन पेप्सी ने फिर से एक नया एग्रीमेंट साइन किया यूएसएसआर के साथ, जहां पे यूएसएसआर को पेप्सी को कमर्शियल फ्रेट शिप्स बना के देना था जो कि पेप्सी यूएसएसआर को लीज पे दे सके। बट द प्लान फेल्ड एज इन 1991 द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। लेकिन ईस्टर्न यूरोप में पेप्सी का ह्यूज प्रेजेंस रहा एंड इनफैक्ट इन रशिया पेप्सी इज द लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड इन द एंटायर कंट्री। दिस एंड्स इन 2022 जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया। उसी के साथ पेप्सी ने रशिया से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विड्रॉ कर लिया। एंड इन द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज हम बात करेंगे कि कैसे पेप्सी ने बेवरेजेस को एक ब्रांड बनाया, आखिर क्या है पेप्सी की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी एंड द बिगेस्ट कोला वार। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you do not miss the final episode of this series.